विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 14 जो कि गुजरात और यूपी की विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा कोटंबे स्टेडियम बड़ोदरा के उस मैदान पर, जहां पर अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वैसे भी 2 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो तीसरा मैच होगा इसी मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच में। इन दोनों टीमों का अगर हम बात करें तो एज ए टीम ये छठा मुकाबला होगा और दोनों टीमों ने जो 5-5 मुकाबले खेले हैं एकदम आइडेंटिकल रिजल्ट निकल करके आए हैं, जहां पर चाहे हम बात कर लें गुजरात की चाहे बात कर लें यूपी के, 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने जीते हैं 5 में से, बाकी तीनों मुकाबले ये दोनों टीमें हारी हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यूपी की जो टीम है अपने पहले तीनों मुकाबले वन साइडेड हारी थी। पहला मैच केवल 10 रन से हारी थी, लेकिन उसके बाद के जो 2 मुकाबले इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले, दोनों मुकाबले बैक टू बैक और काफी कंफर्टेबली जीते 7 विकेट से और 22 रन से। यानी कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम को हराने के बाद इस टीम का मोमेंटम तो काफी हाई है ही। लगातार 2 बार हराने के बाद निश्चित और कॉन्फिडेंस तो वैसे भी स्काई हाई होगा। और उसमें भी अगर हम बात करें तो यूपी की जो टीम है जो पहले 3 मुकाबले हारी थी, उसमें से जो पहला मैच है 10 रन से हारी थी, वो भी गुजरात से ही हारी थी। यानी कि इन दोनों टीमों के बीच में भी आपस में एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है। उसमें गुजरात की टीम ऑलरेडी जीत चुकी है। पहले बैटिंग करते 207 रन बनाए थे, जिसके जवाब में यहां पर केवल 197 रन ही यूपी की टीम बना पाई थी। लेकिन स्टिल उसमें काफी बढ़िया फाइट इन्होंने दिखाया था। हालांकि उसके बाद लगातार 2 मैचेस ये वन साइडेड हारी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम को लगातार 2 बार बैक टू बैक हरा करके टीम यहां पर पहुंची। वहीं पर गुजरात की बात करें तो इन्होंने यूपी को तो एक बार हरा रखा है, लेकिन पहले 2 मैचेस लगातार जीतने के बाद अगले तीनों मैचेस यानी कि लास्ट के तीनों मैचेस ये टीम लगातार हारी है। तो इनके साथ मोमेंटम बिल्कुल यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है नहीं आज के इस मैदान पर, जहां पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। जहां पर आप बाउंड्री डायमेंशंस देखें तो 52 मीटर से 66 मीटर की बाउंड्री, यानी कि वुमेन्स मैचेस है तो निश्चित तौर पर बाउंड्रीज तो थोड़ी सी छोटी होंगी। पिच की पिक्चर अगर आप देखें तो पूरी तरह से फ्लैट और हल्के फुल्के क्रैक्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और जिस तरह की ये जो क्रैक्स हैं जो कि थोड़े विजिबल तो जरूर हैं, लेकिन चूंकि हल्की हल्की ग्रास की लेयरिंग है तो बहुत बड़ा फर्क तो इससे पड़ता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि एक रात का मैच है, शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर ओस भी आती है। ये चीज हमने पिछले मैच में भी देखा, जिसकी वजह से दिल्ली की टीम जिसने शुरुआत भी जबरदस्त करी, 57 रन बनाए पावर प्ले में बिना किसी विकेट के गंवाए, और उसके बाद बीच में एक ऐसा फेज आया जहां पर ये टीम फंसती दिखाई पड़ी। उसके बाद जेमाइमा रोड्रिग्स ने कमाल की हाफ सेंचुरी लगाई और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जिसने 154 रन बनाए थे 5 विकेट पर पहले बैटिंग करते हुए, उसके सामने अपनी टीम को वन साइडेड 7 विकेट से जिता दिया। तो पिछले मैच में तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यानी कि दिल्ली की टीम जीती। पहली इनिंग में 2 विकेटें पेस को, 3 विकेटें स्पिन को गई, और ये जो पहला पावर प्ले रहा पहली इनिंग को, उसमें 23 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। और यहां पर ऐसा होता है कि पेसर्स के लिए हल्की हेल्प पावर प्ले के दौरान और खास करके पहली इनिंग के पावर प्ले के दौरान यहां पर जरूर होता है, जो कि सेकंड इनिंग में हमको देखने को मिला नहीं। हालांकि जो पहला मैच यहां पर हुआ था वहां पर रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट आए थे। एक तो पूरी तरह से मोमेंटम खो चुके जो गुजरात की टीम है, उसने पहले आरसीबी को 178 रन कंसीड कर दिए पहले बैटिंग करते हुए, जहां पर 6 विकेट गिरे, 4 विकेट पेस को, 2 विकेट स्पिन को मिली, जहां पर पावर प्ले में हेल्प देखने को मिली थी। यहां पर तो सेकंड इनिंग में भी पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई और खुद गुजरात की टीम केवल 117 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। और वैसे भी आरसीबी की टीम लगातार सारे मैचेस जीती है और क्वालिफाई भी कर चुकी है। अगर हम देखें प्लेऑफ्स के लिए तो कमाल की वो टीम थी जो कि गुजरात को हरा चुकी है। यहाँ पर गुजरात की टीम ऑलरेडी एक मैच खेल करके हार चुकी है, हालांकि यूपी को एक बार हरा चुकी है। और लगातार पिछले 3 मैचेस जीतने के बाद जब आज यूपी के खिलाफ भिड़ेगी, जो पिछले 2 मैचेस में लगातार मुंबई को हरा करके आई है, तो क्या रिजल्ट होंगे उसको तो थोड़ा सा हम जज करने की कोशिश करेंगे बाकी सभी डेटा के बेसिस पर भी। लेकिन जो आज की इस मैच में टॉस के बाद देखने को मिलेगा कि किस टीम की पहले बैटिंग या बॉलिंग है और यहाँ पर ओस की कितनी बड़ी संभावना है आज के इस मैच पर रहेंगी, वो सारा अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पिच जो मिलने वाली वो फ्रेश पिच होगी या यूज्ड पिच होगी। और साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी आज की इस मैच की, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की तरफ चलें तो जो यूपी की टीम है उनकी तरफ से अगर आप देखें तो मैगलाइनिंग और किरण नवगिरे ओपन करते हैं, बाकी फीब लिचफील्ड हैं जो कि लास्ट मैच जो आपको बताया ना गुजरात के खिलाफ जब ये दोनों टीमें आपस में खेली थी तो वहां पर हाई स्कोरर थी अपनी टीम की तरफ से, 78 रन बनाए थे। हरलीन देवन है, क्लोई ट्रेवन है, श्वेता सहरावत है, बाकी अगर आप नीचे देखें तो दीप्ति शर्मा है, शिखा पांडे है, सोफी क्लिस्टन है, आशा शोभना, क्रांति गौड़। इस टीम के पास वैरायटी कमाल की है जब बॉलिंग यूनिट, और इसी वजह से काफी हद तक इस टीम ने थोड़ा डोमिनेट भी किया था मुंबई की टीम को। बाकी इनका बेंच आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो बॉलिंग लास्ट मैच में हुई जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि बॉलर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं। तो क्रांति गौड़, शिखा पांडे, सोफी क्लिस्टन और दीप्ति शर्मा, ये तो 4 आपको फुल फ्लेजेड 4 ओवर की बॉलर दिखाई पड़ेंगी। पिछले मैच में किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि चूंकि यहाँ पर पावर प्ले में हेल्प होती है स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में, तो पावर प्ले की बॉलर तो निश्चित तौर पर क्रांति गौड़ और शिखा पांडे हैं जो पहले 6 में से 3 से 4 ओवर कर देंगे, और उसी में सोफी क्लिस्टन भी आपको दिखाई पड़ जाएंगी। तो ये तीनों बॉलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो डेथ में भी बॉलिंग करेंगी, और प्लस दीप्ति शर्मा तो डेथ में 2 ओवर करती ही करती हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी
बाकी क्लोई ट्रेवॉन और आशा शोभना बीच में आकर के थोड़े बहुत 2-2 ओवर पिछले मैच करते दिखाई पड़ी। उसमें क्लोई ट्रेवॉन जो कि काफी ऊपर बैटिंग करती हैं आशा शोभना की अपेक्षा में, तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि आशा शोभना भी बहुत अच्छी बैटिंग कर देती हैं, लेकिन वो रेस्ट स्पिनर है जो कि निश्चित तौर पर अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो उनके पास वो एडवांटेज रहेगा नहीं ड्यू की वजह से। बाकी ये है करियर के आंकड़े यूपी के हर एक प्लेयर के, जो कि आपको T20 में परफॉर्मेंस जो करते दिखाई पड़ी है WPL के पहले, उसका सारा डेटा है। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 5 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, पिछले दोनों मैचेस जीती, पहले तीनों मुकाबले लगातार हारी, जिसमें ओवरऑल मेग लैनिंग की परफॉर्मेंसेस देखें तो 70, 25, 54, 14 और 30 रन की परफॉर्मेंस रही, जिसमें ये 30 रन की पारी उन्होंने गुजरात के ही खिलाफ खेली थी। काफी बढ़िया फॉर्म में रही है पूरे टूर्नामेंट में। बाकी किरण नवगिरे ने तो कुछ खास किया नहीं। बाकी फी ब्लिचफील्ड की बात करें तो पिछले मैच में 61 रन और पहले मैच में 78 रन, जो कि ये आया था गुजरात के ही खिलाफ, ये भी काफी बढ़िया फॉर्म में है। बाकी हरलीन देओल जो बीच में शुरुआत तो अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन 47, 64 नाबाद और 25 रन के 3 बढ़िया परफॉर्मेंस वाली पारियां दे चुकी हैं। तो एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहेंगी, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेकर के किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके आप इनको लेके जा सकते हैं, अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं। जो कि मैं स्मॉल लिख रहे तो सजेस्ट करता नहीं, बल्कि इनसे बेहतर और सेफ ऑप्शन होगा क्लोई ट्रेवॉन का, जो कि बल्ले से भी और गेंद से भी काफी बेहतर परफॉर्म करती रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक ज्यादा सेफर ऑप्शन होंगी, लेकिन मैं इनको प्रेफर करूंगा अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है, सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है तो ही, वरना निश्चित तौर पर उतना इंपॉर्टेंस इनका रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि बैटिंग भी कर लेती है, ऑलमोस्ट नंबर 5 पर आती है बैटिंग कर देना, तो इस वजह से मैं तो कहूंगा इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग भी अगर है तो भी आप इनको पिक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा श्वेता सहरावत, ये भी कुछ खास कमाल 4 मैचेस में कर नहीं पाए, हालांकि टूर्नामेंट के पहले ठीक ठाक फॉर्म में थी। दीप्ति शर्मा को आप इग्नोर कर नहीं सकते, हालांकि एज ए परफॉर्मर अगर आप देखें तो एक ही मैच इनका अच्छा गया है, गुजरात के खिलाफ खेला गया, पहला मैच इनका बड़ा खराब गया था, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि 2 ओवर डेथ के तो करते ही करती हैं, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी उसी लेवल में आप सोफी क्लेस्टन को भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाई है पिछले 5 मैचेस में, केवल 4 विकेट है। बाकी शिखा पांडे, आशा शोभना और क्रांति गौड़ जैसी 3 और जो ऑप्शन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई मोस्ट कंसिस्टेंट इनकी पेस अटैक वाली बॉलर है तो वो शिखा पांडे, जिनके साथ एक एडवांटेज इनकी बैटिंग का भी होता है। तो निश्चित तौर पर आशा शोभना और क्रांति गौड़ का ऑप्शन तो है, जो परफॉर्म बहुत तगड़ा करके आपको 1 साइडेड जिता सकती हैं। लेकिन ज्यादा अगर आप बात करें सेंसिबल ऑप्शंस की, जो कि बैटिंग भी कर लेती हैं तीनों के तीनों, तो मेरे हिसाब से यही रहेंगी, जिसमें क्लोई ट्रेवॉन, फी ब्लिचफील्ड और मेग लैनिंग 3 और बाकी की ऑप्शन, जिसमें हरलीन देओल को भी आप रिस्क लेकर के टीम में ट्राई कर सकते हैं। रिस्क लेना तो आप क्रांति गौड़ के साथ भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसमें से भी सेफ ऑप्शंस कौन सी रहेंगी 6, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखें तो मेग लैनिंग के बेहतर हैं, और फी ब्लिचफील्ड का आपको बताया 78 के रन बना चुके हैं एक ही मैच में गुजरात के खिलाफ। दीप्ति शर्मा के आंकड़े ठीक ठाक है जब बैटर बॉलर मिला करके। शिखा पांडे, क्लस्टन ने जब बॉलर काफी कमाल काम किया है गुजरात जैसी टीम के खिलाफ। बाकी प्लेयर्स कुछ खास तो कर पाई नहीं है। बाकी इस वेन्यू पर वो भी आंकड़े आप देख लीजिए, हरलीन देओल के यहाँ पर 375 रन, 75 का एवरेज है। मेग लैनिंग के 3 मैच 101 रन है। यहाँ पर किरण नवगिरे ने भी ठीक ठाक काम किया है। बाकी नीचे आपको डेंड्रा डॉटिन वगैरह जैसे प्लेयर भी दिखाई पड़ेंगी। शिखा पांडे, क्लस्टन और दीप्ति शर्मा के भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आंकड़े भी आपको लगभग वही चीजें सजेस्ट करेंगे जो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कौन से सेंसिबल पिक्स होंगी, स्पेसिफिकली बॉलर्स, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हैं। बाकी प्लेयर बैटल में वीकनेसेस को भी शो करें तो मेग लैनिंग एक ऐसे प्लेयर है जो सामने की बॉलिंग है उसमें सोफी डिवाइन के 98 गेंद पर 146 रन बना करके 4 बार आउट हो चुकी हैं। जॉर्जिया वेयरहैम पर 51 गेंद पर 75 रन बना करके एक बार यानी कि आउट हुई है, लेकिन तगड़े रन बना करके। तो बाकी बॉलर्स को तो इन्होंने और अच्छा खेला होगा। बाकी किरण नवगिरे भी जॉर्जिया वेयरहैम पर एक बार, 2 बार, रेणुका सिंह ठाकुर पर इनकी कमजोरियां जो हैं सामने की 2 बॉलर्स के खिलाफ वो दिखाई पड़ती है। बाकी फी ब्लिचफील्ड, रेणुका सिंह पर एक बार सस्ते में आउट हुई है, गार्डनर पर भी 3 बार सस्ते में आउट हुई हैं। ऑफ स्पिन इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है और लगातार ये ऑफ स्पिन पर विकेटें देती है, जिसमें एस्ले गार्डनर इनके खिलाफ एक प्रॉपर थ्रेट होंगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो हरलीन देओल, क्लोई ट्रेवॉन और दीप्ति शर्मा, जिसमें आपको जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्ड्स का नाम तो आपको दिखाई पड़ेगा जो शायद ही खेले, लेकिन जॉर्जिया वेयरहैम जिनको आप देखेंगे ज्यादातर लोग आज पिक करने वाले हैं नहीं, वो एक बड़ा नाम दिखाई पड़ सकते हैं, जिन्होंने पिछला मैच भी जो खेला था गुजरात के खिलाफ उसमें 2 विकेटें ली थी। लगातार आपने पीछे देखा ही प्लेयर बैटर में लगभग हर बैटर को आउट कर चुकी हैं। और जॉर्जिया वेयरहैम इसी वजह से आज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि परफॉर्मेंस पिछले 2-3 मैच से बिल्कुल खराब रही है, बॉलिंग भी उतना इनको मिला नहीं है, जो कि आगे आप देखेंगे। बाकी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है। बॉलिंग ऑप्शंस जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको देखने के लिए अगर आप आए बेंच को देखते हुए इस बॉलिंग ऑप्शंस में, तो यहाँ पर रेणुका सिंह तो आपको लगातार 4 ओवर करते
दिखाई पड़ रही हैं और 10 ओवर के अंदर ही लगातार ये 4 ओवर कर जाती हैं ज़्यादातर। तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। काशवी गौतम ने बेहतर बॉलिंग इनसे करी जो कि डेथ में भी आती हैं बॉलिंग करने। तो अगर इन दोनों में से कोई ज़्यादा सेफर ऑप्शन है, सेंसिबल ऑप्शन, तो काशवी गौतम है, प्लस इनकी बैटिंग भी इनका एक एडवांटेज है। और बाकी एस्ले गार्डनर तो आपने देखा ही, लगातार 4 ओवर करती हैं, डेथ में भी लगभग 2 ओवर करती हैं, बैटिंग में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो काशवी गौतम, एस्ले गार्डनर के अलावा सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहैम जरूर पिछले मैच में भी 1 ओवर किया, उसके पहले वाले मैच में मेरे ख्याल से 2 ओवर ही किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगी। बाकी करियर के आंकड़े तो आप देखते ही हैं लगातार। इसके बाद रीसेंट फॉर्म भी जैसा कि आप जान चुके हैं कि 5 मैच में से ये टीम 2 मैचेस जीती है, 3 मुकाबले लगातार पिछले हारी है। और उसमें परफॉर्मेंसेस देखें तो बेथ मूनी ने इस सीजन में ना बहुत निराश किया है, बिल्कुल रन इनसे बने नहीं है। 33 और 27 इनके 2 ठीक ठाक पारियां रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है तो उनसे वापसी की तो उम्मीद रहेगी। और आज के इस मैच के लिए ना ये निश्चित तौर पर कप्तान है, बस कप्तान की बहुत ही तगड़ी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। अगर आपने बना दिया, चल गए तो 1 साइडेड जीतेंगे, वरना एज ए प्लेयर तो आपके लिए लेना ही है। बाकी सोफी डिवाइन और इसके साथ साथ एस्ले गार्डनर, इसके साथ साथ यहाँ पर काशवी गौतम, और इवन उसमें अगर आप इंक्लूड कर दे जॉर्जिया वेयरहैम को भी, तो आंकड़े तो आपके सबके सामने हैं। कैसे देखना है, कैसे समझना है, स्ट्रेट अभी बिना समय गंवाए अगर मैं कहूँ तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास है जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं, जिसमें आप रेणुका सिंह ठाकुर को एज ए ट्रम्प ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना ही लेना है, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग देख रहे हैं। और साथ ही साथ कनिका आहूजा को भी मैं काफी हाईली रेट करता हूं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर रिस्क का जो इन्वॉल्वमेंट उसमें है वो तो रहेगा। बाकी 5 बेस्ट ऑप्शन आपको इधर से मिल गई, 6 आपको मैंने सामने वाली टीम यानी कि यूपी की तरफ से भी सजेस्ट कर दिया। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आप देखेंगे तो अनुष्का शर्मा ने भी 44 रन बनाए थे उस मैच में, जो पहला मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, तो ये भी एक ट्रम्प निकल करके आते हैं। कनिका आहूजा के नंबर बहुत ही खराब हैं। सोफी डिवाइन के आंकड़ा जब बॉलर ठीक ठाक है, बेथ मूनी ने बढ़िया काम किया हेड टू हेड में। और बाकी तनुजा कंवर, काशवी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर में से तनुजा कंवर और साथ ही साथ काशवी गौतम ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं नंबर्स के बेसिस पर भी। और बाकी तनुजा कंवर चूंकि बॉलिंग ही उतनी नहीं मिलती, इस वजह से बाहर हो जाती है, तो काशवी गौतम ही मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। किम गार्थ अगर खेलती है तो फॉर अ चेंज बहुत ही तगड़ी ऑप्शन रहेंगे। तो बेंच पर कौन सी तगड़ी ऑप्शन है उसको भी आप निश्चित तौर पर फाइंड आउट करके रखिए। बाकी वेन्यू के भी नंबर्स देखें तो वो भी आपके सामने है, जो कि वही इंडिकेट करेंगे जो कि आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। डेटा आपको देखना है तो आप जरूर देख लीजिए। बाकी प्लेयर बैटल भी देखिए कि बेथ मूनी ने क्लोई ट्रेवॉन के 19 गेंद पर 33 रन बना करके एक बार 2 बार एक्लेस्टन पर आउट हुई हैं, लेकिन दोनों पर इनके 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है। बाकी सोफी डिवाइन भी एक्लेस्टन पर विकेटें देती रही है काफी सस्ते में, 36 रन बना करके 3 बार, एक बार डेंडर डॉटिन पर आउट हो चुकी है। बाकी कनिका आहूजा, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा पर विकेटें देती रही हैं। तो सोफी डिवाइन तो निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलर सोफी क्लेस्टन पर थोड़ा सा दिक्कतों में आई हैं, बाकी लोगों को बढ़िया फेस किया है। बेथ मूनी के आंकड़े आपने ऑलरेडी हेड टू हेड में भी देखा था, बहुत अच्छे थे, प्लेयर बैटल में भी काफी बेहतर हैं। बाकी गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम को तो वैसे भी आपको टीम में लेके जाना है, नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय फुलमली की भी आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यूपी की ही टीम काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच में, जिनके साथ मोमेंटम भी है। बाकी टॉस भी इंपॉर्टेंट होगा कि इस टीम की सेकंड बैटिंग होगी, वो भी देखना पड़ेगा। ड्यू का जो फैक्टर है उसको भी समझना पड़ेगा, पिच यूज्ड है या फ्रेश है वो भी देखना पड़ेगा, और फाइनल टीम जो रहेगी वो भी। तो सारे अपडेट्स जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि जब चीज देखनी पड़ेंगी हमको टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूँ, अपने फाइनल टीम भी देने वाला हूँ। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है ना, तो क्लियर कट आपको मैंने सजेशंस बता ही दिए हैं कि किसको पिक करना है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।